अस्सलामुअलैकुम। अब देखिए, इस वीडियो से हम लोग अपना डाटा स्ट्रक्चर्स का पार्ट शुरू कर रहे हैं, जो कि सबसे पहले हम लोग ऊप से स्टार्ट कर रहे हैं। हम लोग सबसे शुरू से चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, मुझे कोई भी काम करवाना है, ठीक है, कंप्यूटर से। अब देखिए, जब भी हमें कोई काम करवाना है कंप्यूटर से या कोई भी एक सिस्टम को मैनेज करना है, मेरे पास एक क्लास है, ठीक है, उसमें इनरोलमेंट हो रही है स्टूडेंट्स की। अब वो जो स्टूडेंट है, हर स्टूडेंट के साथ बहुत सारी चीज़ें एसोसिएटेड है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं कह दूँ कि भाई एक स्टूडेंट के साथ 4 चीज़ें एसोसिएटेड हैं, ठीक है, 4 थिंग्स एसोसिएटेड। एसोसिएटेड का मतलब ये है कि उस स्टूडेंट का भाई नाम भी है, रोल नंबर भी है, सीजीपीए भी है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें उसके साथ लिंक्ड हैं, ठीक है। तो अब वो जो स्टूडेंट है, हमने फॉर एग्जांपल उसे कह दिया ए, और उसका भाई कोई ना कोई नाम है, यहाँ पे लिख दिया हमने, कोई ना कोई रोल नंबर है, कोई ना कोई सीजीपी है। अब एक बात बताएं, आप ये कंप्यूटर में किस तरीके से मैनेज करेंगे? क्योंकि देखिए, अगर आप वेरिएबल्स बनाते हैं तो वो जो स्टूडेंट है उसका अलग वेरिएबल, फिर नाम का अलग, रोल नंबर का अलग, सीजीपी का अलग, फिर एक स्टूडेंट नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, तो वो मैनेज होना ही मुश्किल हो जाएगा डाटा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की, ठीक है। इसकी मदद से हम लोग ये सारा काम कर रहे होंगे, डाटा को मैनेज कर रहे होंगे। ये जो ए है, ये हमारे पास एक सिंगल एंटिटी है, ठीक है, और इस एंटिटी को हमने प्रेजेंट किया है 4 डिफरेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन से, या 3 मैंने लिखे हैं यहाँ पे, तो 3 डिफरेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन से। तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि ये जो ए है ये एंटिटी है, ठीक है। और हमें यहाँ से एक और बात पता चलती है, वो ये कि जितनी भी आपकी रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस होंगी, जितने भी दुनिया में जितने भी काम चल रहे हैं, उसमें जितनी भी एंटिटीज़ हैं उनको एक से ज़्यादा पीस ऑफ इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होता है प्रेजेंट करने के लिए। मतलब एक एंटिटी के साथ ज़्यादा पीस ऑफ इंफॉर्मेशन होते हैं, एक नहीं होता। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी कार की भी बात करते हैं तो कार का भाई मॉडल भी है, उसका कलर है, क्या है, सब कुछ है ना। इसी तरीके से किसी बुक की बात करें तो बुक का भी है, ये ऑथर है, टाइटल है, क्या कुछ नहीं है, ठीक है। अब देखिए, यही चीज़ मैंने यहाँ पे एक सिंगल लाइन में लिख भी दी है, और इसके साथ यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल भी लिख दिया कि भाई फॉर एग्जांपल हम एक बुक्स के डाटा को मैनेज कर रहे हैं, तो उसके साथ 4 चीज़ें एसोसिएटेड है। अभी तक हमने इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकाला, इसका कोड नहीं देखा कि किस तरीके से हम लोग इसको कोड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक सवाल आता है, हम लोग डाटा स्ट्रक्चर्स को शुरू कर रहे हैं, तो हम लोग पहले ऊप्स क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसका एक बहुत ही सिंपल सा जवाब है। डाटा स्ट्रक्चर्स हमने शुरू में भी डिस्कस किया था कि डाटा स्ट्रक्चर्स का मतलब क्या होता है, डाटा को ऑर्गेनाइज करना, ठीक है। तो आप जब डाटा को रिप्रेजेंट ही नहीं कर सके तो आप उसको ऑर्गेनाइज कैसे कर सकेंगे, ठीक है। तो डाटा रिप्रेजेंट ही नहीं हो सका, आपको एक बुक के साथ 4 चीज़ें एसोसिएटेड थी, वो सब रिप्रेजेंट करना था पहले, उसको फिर ऑर्गेनाइज करके रखना था अपने पास, सही है। तो जब रिप्रेजेंटेशन ही नहीं हो सकी तो ऑर्गेनाइज कैसे होगा? तो इसलिए हम लोग पहले ऊप्स को डिस्कस करेंगे और फिर डाटा स्ट्रक्चर्स को डिस्कस कर रहे होंगे। अब देखिए, ऊप्स को अगर हम शुरू कर रहे हैं तो जैसे ही हम ऊप्स का नाम सुनते हैं तो हमारे जहन में सिर्फ एक नाम आता है, क्लासेस ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो क्लास से हम अपनी बात शुरू करते हैं कि भाई एक क्लास क्या होती है। तो यहाँ पर मैं एक क्लास बना रही हूँ, मैंने लिखा है क्लास, ठीक है, और आगे मैंने लिखा है स्टूडेंट, ठीक है। अब ये हमने क्या किया भाई, एक स्टूडेंट नाम की क्लास बनाई है। ये जो क्लास है, ये क्लास बनाने का कीवर्ड है, ठीक है। ये कोई हर दफ़ा डिफरेंट नहीं हो सकता, ये आपने क्लास ही लिखना है। इसके अलावा ये जो स्टूडेंट है, ये नाम है, ये आप अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हैं, ठीक है। उसके आगे आपने ब्रैकेट लगाया और कॉलन लगाया। अब देखिए, पेपर जो आएगा ना, पेपर में आपका ये ब्रैकेट, ये कॉलन अगर कभी आपसे छूट भी जाती हैं चीज़ें तो ये इतना मैटर नहीं करती। हमारा जो कोर्स है वो कोडिंग का कोर्स, प्रोग्रामिंग बेशक इसमें है, मगर जो बेसिक चीज़ है वो कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो आपने कोड की तरफ इतना वो नहीं करना, आपने कॉन्सेप्ट से चीज़ों को समझना है। अब देखिए, क्लास को समझ लेते हैं कि क्लास हमारे पास क्या होती है। देखिए, जो क्लास है ना, वो हमारे पास, या तो हम उसे कह सकते हैं कि भाई वो ब्लूप्रिंट है, ठीक है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि ये हमारे पास एक टेम्पलेट है। अब हमें पता है कि टेम्पलेट हमारे पास क्या होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास कैनवा होता है तो उसमें बहुत सारी टेम्पलेट्स होती हैं। टेम्पलेट मतलब कि एक बेसिक स्ट्रक्चर किसी भी रिपोर्ट का बना के दे दिया जाता है आपको, उसमें आपके पास हेडिंग्स लिखी हुई हैं सारी, ठीक है। अब वो सब आपने उसको सही से अपने हिसाब से खुद फिल करना है। इसी तरीके से आपके पास ब्लूप्रिंट का मतलब क्या है कि भाई आपके पास जो है ना, फॉर एग्जांपल कोई भी एक डॉल है, ठीक है, तो वो एक ब्लूप्रिंट है लड़की का, ठीक है। तो बेसिक आपको जो है ना उसकी तरह के कोई चीज़ बना के दे दिया जाता है, बेसिक स्ट्रक्चर, उसके बाद आप उससे खुद से चीज़ क्रिएट करते हैं,
ठीक है। अब वो जो डॉल है उसके जो है ना हेयर्स कैसे होंगे, आइज़ कैसे होंगी, तो वो सारी चीज़ें बाद में क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो मतलब कि ब्लूप्रिंट या टेम्पलेट से चीज़ें क्रिएट की जाती हैं। तो वो जो चीज़ें क्रिएट होती हैं उसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट्स। किसी भी क्लास से जब हम चीज़ें क्रिएट करेंगे तो वो हो गए हमारे पास ऑब्जेक्ट्स। अब देखिए मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है कि जो चीज़ें क्रिएट होंगी वो हमारे पास ऑब्जेक्ट होंगे। ठीक है, इस बात को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक हमारे पास गाड़ी है, ठीक है, उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है अभी हमने उसका कलर डिसाइड नहीं किया, उसमें बाहर से वो कैसी दिखेगी ये सब डिसाइड नहीं किया। पहले से हमारे पास एक स्ट्रक्चर रेडी था, हमने फिर जो है ना उसके ऊपर वो कलर और उसकी सारी चीज़ें जो है ना सारे उसके शीशे वगैरह लग गए। फिर वो जो गाड़ी रेडी हुई वो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट बनकर आया उस क्लास का। फिर वो जो बेसिक गाड़ी का स्ट्रक्चर है उससे हमने नए तरीके की जो है ना गाड़ी बनाई तो वो दूसरा ऑब्जेक्ट बनकर आया। फिर हमारे पास जो स्ट्रक्चर है उससे हमने तीसरे तरीके की गाड़ी बनाई तो वो तीसरा ऑब्जेक्ट बनकर आया। मतलब एक क्लास से आप बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लिखा है, अभी मैंने कोई कोडिंग वगैरह नहीं करी, अभी हम सिर्फ समझ रहे हैं। क्लास हमने बनाई सबसे पहले स्टूडेंट और आगे मैंने ब्रैकेट लगाया है और आगे कॉलन। ठीक है, ये हमारे पास एक कोड का वो है सिंटेक्स है। ठीक है, इसी तरीके से नीचे मैंने ए लिखा है, ए इक्वल्स टू स्टूडेंट और आगे ब्रैकेट। हमेशा क्लास का नाम लिखा जाता है, आगे ब्रैकेट लगाया जाता है। ठीक है, और उसको इक्वल्स टू करके आपने जो ऑब्जेक्ट बनाया होता है उसका जो भी नाम रखना होता है आप वो इक्वल्स टू से पहले लिखते हैं। तो ए इक्वल्स टू स्टूडेंट मतलब कि स्टूडेंट का एक ऑब्जेक्ट बन गया जो कि मेरे पास है ए। ठीक है, अब हम और भी चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं आगे। अब देखिए किसी भी क्लास के अंदर हमारे पास दो तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, वो जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें दो चीज़ें होंगी हमारे पास, या बेसिक टेम्पलेट कह दें। हमारे पास एक होते हैं स्टैटिक एट्रीब्यूट्स और एक होती है फंक्शनैलिटी। ठीक है, स्टैटिक एट्रीब्यूट्स नाम से भी जाहिर है कि फॉर एग्जांपल मैंने एक स्टूडेंट क्लास बनाई है। ठीक है, और मैं उससे नए नए ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करूँगी, मतलब नए नए स्टूडेंट्स का डाटा क्रिएट करूँगी। मैंने क्या करा कि भाई स्टैटिक एट्रीब्यूट्स का मतलब ये है कि हर स्टूडेंट का एक नाम होगा, रोल नंबर होगा, CGPA होगी। मुझे ये बात पहले से ही पता थी। ठीक है, हर स्टूडेंट जो आएगा उसकी ये 3 चीज़ें होंगी। तो मैंने उस क्लास में ये 3 चीज़ें पहले से ही एज अ बेसिक स्ट्रक्चर सेव करके रख ली। मतलब एक टैम्पलेट में मैंने नाम, रोल नंबर, CGPA बना के रखी है, उसका खाना भी खा ली है। ठीक है, उसमें हर स्टूडेंट का अलग अलग नाम, अलग अलग रोल नंबर। ठीक है, जो हर ऑब्जेक्ट बनेगा हर ऑब्जेक्ट को ये 3 चीज़ें मिल जाएंगी क्लास से। सही है। अब देखिए दूसरी चीज़ उस क्लास के अंदर क्या हो सकती है, फंक्शनैलिटी। मतलब कि उस क्लास से मैं कोई काम भी करवाऊँ। मतलब कि मैंने कहा कि भाई ये जो क्लास है ना ये उस स्टूडेंट की CGPA को अपडेट भी करके देती है। सही है, तो उसके अंदर ये फंक्शनैलिटी है। मतलब कि उस क्लास के अंदर एक ऐसा फंक्शन है जो ये काम करेगा। तो स्टूडेंट क्लास से मैं ये काम भी ले सकती हूँ। वो कोई काम भी कर सकता है और वो कुछ अपने पास सेव भी कर सकता है। तो वो जो सेव कर रहे चीज़ है वो हमारे पास क्या है भाई, स्टैटिक एट्रीब्यूट्स हैं। और हम अगर क्लास से कोई काम करवा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल फंक्शंस पढ़ रहे हैं हम उसके अंदर कि भाई इस क्लास के अंदर हम इन फंक्शंस को भी यूज़ कर सकते हैं। ये CGPA भी अपडेट करके देती है। मतलब कि अब मुझे हर स्टूडेंट की जब CGPA अपडेट करानी होगी तो नया कोड नहीं लिखना पड़ेगा। मैं उस क्लास के उस फंक्शन को ही कॉल कर लूँगी कि भाई CGPA अपडेट करके दो स्टूडेंट की। ठीक है, तो क्या होगा कि वो CGPA अपडेट करके दे देगा। सही है, तो ये कुछ चीज़ें थी जो पता होनी ज़रूरी थी। अब हम एक कोड लिखेंगे। ठीक है, एक स्टूडेंट क्लास का, और चीज़ों को मज़ीद जो है ना डिटेल में समझते हैं। अच्छा, अब देखिए मैंने यहाँ पे एक क्लास बनाई है। सबसे पहले हमें पता है क्लास हम लोग कैसे बनाते हैं। क्लास कीवर्ड लिखते हैं, उसके बाद उस क्लास का नाम लिखते हैं स्टूडेंट। मैं स्टूडेंट की बना रही हूँ तो मैंने स्टूडेंट लिखा है। मैं यहाँ पे कुछ और नाम भी रख सकती थी। ठीक है, सिंपल। उसके बाद ब्रैकेट्स, ये सिंटेक्स का हिस्सा है। उसके बाद कॉलन भी सिंटेक्स का हिस्सा है। क्लास के बाद आपको इसकी इंडेंटेशन का ख्याल रखना होता है। डेफ जो है वो आप आगे लिखेंगे। क्लासेस में आप बहुत सारे फंक्शंस बनाते हैं और पहला फंक्शन हमेशा डेफ इनिट, ये हमेशा पहला ही होगा। पहले जो इनिशियलाइज़ करते हैं चीज़ों को तो वो इसी फंक्शन से करते हैं। ठीक है, अब आपने ये फंक्शन बनाया है और आगे ब्रैकेट में लिखा है सेल्फ। ठीक है, हमेशा यहाँ पे सेल्फ आएगा पहले। अब मैं बताती हूँ यहाँ पे सेल्फ क्यों आएगा। सेल्फ इसलिए आएगा क्योंकि आप जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे ना, फॉर एग्जांपल मैं पहला ऑब्जेक्ट ए बना रही हूँ तो ये जो सेल्फ है ये ए को डिनोट कर रहा है। मैं फिर दूसरा बी बना रही हूँ तो ये जो सेल्फ है ये बी को डिनोट कर रहा है। मैं अगर तीसरा सी ऑब्जेक्ट बनाऊँगी तो वो जो सेल्फ है ये सी को डिनोट करेगा। उसके बाद कॉमा में NRC, मतलब इस फंक्शन के पास 3 आर्ग्यूमेंट्स आए हैं। एक आया है N मतलब नेम, एक आया है R मतलब रोल नंबर, और एक आया कॉमा C मतलब कि
जब भी मैं इस क्लास को कॉल करूँगी, स्टूडेंट क्लास को कॉल करूँगी, तो मुझे ये 3 चीज़ें एज अ आर्ग्यूमेंट लाजमी पास करनी है। इनिट के फंक्शन में जो ब्रैकेट में आर्ग्यूमेंट्स लिखे हुए होते हैं वो हमेशा हमें पास करने ही होते हैं, वरना हमारा पहला फंक्शन ही इनिशियलाइज नहीं हो सकेगा, फिर वो क्लास काम नहीं कर सकेगी। अगर आपने आर्ग्यूमेंट ही नहीं दिया, क्लास चलेगी नहीं, कोड चलेगा ही नहीं, ठीक है। तो NRC आपको लाजमी देने ही देने इस क्लास को चलाने के लिए, मतलब एक स्टूडेंट का नाम, रोल नंबर और CGPA, ठीक है। अब वो जो N आए हमारे पास किसी भी बाहर से, उसको आपने कहा सेल्फ डॉट नेम में सेव करो। मतलब पहला अगर आपने A ऑब्जेक्ट बनाया है तो A जो है वो सेल्फ को डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो A डॉट नेम में N को सेव करो, जो नाम आया ना आपके पास वो A डॉट नेम में सेव करो। इसी तरीके से जो आ रहा है आपके पास उसको A डॉट रोल में सेव करो। इसी तरीके से जो C आया है आपके पास, CGPA आई है, उसको A डॉट CGPA में सेव करो। मतलब कि फिर जब भी मुझे नाम प्रिंट करना होगा पहले स्टूडेंट का तो मैं A डॉट नेम कर दूँगी, अगर मुझे उसकी रोल नंबर प्रिंट करना होगा या उसके साथ कोई भी काम करना होगा तो A डॉट रोल लिख दूँगी, ठीक है, तो मेरे पास आ जाएगा। अब देखिए फॉर एग्जांपल ये जो हमने फंक्शन बनाया है, पहला हमेशा इनिट का बनाते हैं, इसके अंदर जो जो भी चीज़ें हैं इन्हें हम कहेंगे एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स क्यों कहेंगे? क्योंकि ये जो नाम, रोल नंबर और CGPA ये हम सेव कर रहे हैं, ठीक है, A डॉट नेम में या A डॉट रोल नंबर में, A डॉट CGPA में, ठीक है, इन सब में सेव कर रहे हैं हमने कोई काम नहीं कराया, हमने जो है ना ऐसा नहीं किया कि नाम प्रिंट किया हो या हमने रोल नंबर जो है ना वो चेंज करा हो या CGPA अपडेट की हो, हमने ऐसा कोई तो कुछ कराया ही नहीं, यहाँ पे प्रिंटिंग वगैरह कुछ भी नहीं कराई, तो ये कोई फंक्शनैलिटी नहीं है बल्कि ये एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है। अच्छा, आप सिंपल चीज़ों को समझते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक ऑब्जेक्ट बना रही हूँ, मैंने ऑब्जेक्ट का नाम दिया A, मैं इसको कोई भी नाम दे सकती थी, ये हमेशा काम हम क्लास के बाहर करते हैं, क्लास के बाहर से आप उस क्लास को कॉल करेंगे ना, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट बनाया आपने A नाम का, कुछ भी दे रहे हैं आप इसको नाम, ठीक है, उसको स्टूडेंट क्लास को कॉल किया। अब स्टूडेंट क्लास को कॉल करने के लिए हमें पता है कि इसके इनिट फंक्शन में 3 आर्ग्यूमेंट्स मांगता है ये हमसे, N, R और C। तो मैंने यहाँ पे 3 N, R और C जो है ना 3 इसको आर्ग्यूमेंट्स पास कर दिए, अली और 123 और 3.7। अब क्योंकि अली जो है वो हमारे पास जो है ना पूरा वर्ड था तो उसको इन्वर्टेड कॉमास में जो है ना पास करना था। इसी तरीके से मैंने यहाँ पे 2 और जो है ना B और C नाम के ऑब्जेक्ट्स बना दिए। अब होगा क्या? होगा कुछ ऐसे कि भाई A ऑब्जेक्ट के लिए स्टूडेंट क्लास कॉल हुई तो अली जो है सबसे पहले गया, ठीक है, वो N के पास गया, N को हमने बोला कि भाई सेल्फ डॉट नेम में सेव हो जाओ, और क्योंकि अभी ऑब्जेक्ट A है, A के लिए स्टूडेंट क्लास कॉल हुई है तो सेल्फ क्या होगा भाई, A होगा, ठीक है। तो आपने A डॉट नेम में N को सेव किया, मतलब कि अली को A डॉट नेम में सेव किया। उसके बाद 123 जो है वो R के पास चला गया, R किस में सेव हुआ, A डॉट रोल में सेव हुआ। C आपके पास चला गया, 3.7 C के पास चला गया और A डॉट CGPA में C सेव हो गया। यही सेम काम B के लिए रिपीट हुआ, यही सेम काम C के लिए रिपीट हुआ। दूसरी दफ़ा में सेल्फ क्या हो जाएगा, B हो जाएगा, तो B डॉट नेम में जो है ना आपके पास M सेव हो जाएगा। इसी तरीके से तीसरी दफ़ा में सेल्फ क्या हो जाएगा, C हो जाएगा, तो C डॉट नेम में वो नाम सेव हो जाएगा जो आप भेजेंगे। तो इसलिए यहाँ पे सेल्फ रखने की ज़रूरत पड़ती है, यहाँ पे आप A नहीं रख सकते क्योंकि जब दूसरी दफ़ा में आएगा तो भाई आप उसको क्या मतलब करेंगे, तो इसलिए हमने सेल्फ यहाँ पे रखते हैं, ठीक है, समझाने के लिए कि भाई हर दफ़ा में ये सेल्फ जो है ना वो होगा जब आप जिस ऑब्जेक्ट के लिए इस क्लास को कॉल करें वो सेल्फ होगा, ठीक है। अब आपने फॉर एग्जांपल क्या किया कि ये सारे स्टूडेंट्स जो है ना इनका सब कुछ सेव कर लिया अपने पास और आपने एक D नाम का वेरिएबल बनाया, फॉर एग्जांपल सेक्शन D, ठीक है, और आपने उसके अंदर एक लिस्ट में इन सारे ऑब्जेक्ट्स को सेव कर लिया। तो D जो है वो आपने एक सेक्शन में, अब आपको कुछ भी याद नहीं रखना, पहले तो आपको स्टूडेंट की हर चीज़ अलग अलग देख रहे थे, फिर आपने बोला कि कुछ नहीं याद रखो, A याद रखो, बस आपको सब मिल जाएगा। फिर आपने क्या कहा, अब कुछ भी नहीं याद रखो, सिर्फ D याद रखो, D सेक्शन के सारे बच्चे उस लिस्ट में सेव हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ से एक और बात भी पता चलती है, पता है क्या, कि जो लिस्ट है ये सिर्फ वेरिएबल्स को, नंबर्स को अपने अंदर नहीं रखती बल्कि ये ऑब्जेक्ट्स को भी अपने अंदर रख सकती है, ठीक है। और हमें एक और बात भी पता है कि अब देखिए मैंने यहाँ पे एक और उसी तरीके से एक स्टूडेंट क्लास बनाई है। अब मैं आपको स्टैटिक एट्रीब्यूट्स के अलावा फंक्शनैलिटीज़ भी समझाना चाह रही हूँ कि किस तरीके से हम लोग काम कर सकते हैं, कोई भी काम करवा सकते हैं क्लास से। फॉर एग्जांपल मैंने एक स्टूडेंट क्लास बनाई है यहाँ पे, उसके बाद डेफ इनिट तो हमें वैसे ही करना ही था, शुरू में इनिशियलाइज हम लोग करते ही हैं। हमने 3 चीज़ें दी हैं, नेम, N, R और C, बिल्कुल वही कोड है। अच्छा, मैंने एक नीचे नया फंक्शन बनाया, ठीक है, आप जितने भी फंक्शंस चाहें क्लास के अंदर बना सकते हैं। उसका
नाम मैंने रखा है, फंक्शन का कीवर्ड होता है डेफ, हमने लिखना ही होता है, ठीक है। उसके बाद अपडेट और डैश CGPA, ये हमने उस फंक्शन का नाम रखा है, या आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। और हमने उसको सेल्फ जो है ब्रैकेट के अंदर सेल्फ दिया है, आपको हमेशा सेल्फ तो देना ही पड़ेगा, ठीक है। सिंपल क्या होगा कि आपने अपडेट CGPA, नाम से ही जाहिर है आप CGPA को अपडेट कराना चाहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप करंट CGPA प्रिंट कराएंगे, तो प्रिंट माई करंट CGPA इज़, ठीक है। और आगे हमने सेल्फ डॉट CGPA, जो भी सेल्फ आया आपके पास A आया है सबसे पहले, तो A डॉट CGPA प्रिंट कर दो, या फिर B दूसरी दफ़ा में B आया तो B डॉट CGPA, या तीसरी दफ़ा में C आया तो C डॉट CGPA। मैंने आपको बताया था ना ऊपर, आपने A की जो CGPA है, जो C आया था वो आपने सेल्फ डॉट CGPA में सेव किया ऊपर वाले फंक्शन में ही, सही है ना। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। फिर दूसरा लाइन पर आए भाई, सेल्फ डॉट CGPA इक्वल्स टू सेल्फ डॉट CGPA प्लस 0.3, मतलब वो जो भी CGPA आपके पास आई है सेल्फ की, ठीक है, पहली दफ़ा में A की, दूसरी दफ़ा में B की, तीसरी दफ़ा में C की, तो वो जो भी आई है उसमें 0.3 प्लस कर दो। फिर क्या करो भाई, प्रिंट करवा दो वापस से द अपडेटेड CGPA इज़ और सेल्फ डॉट CGPA। सही, ये तो बहुत आसान सा कोड था, सिंपल, आपने बस सेल्फ वाली चीज़ को लेके कंफ्यूज नहीं होना। अच्छा, क्लास के बाहर से आपने क्या किया, A इक्वल्स टू स्टूडेंट और जो है ना वैसी सारी चीज़ें जो है ना पास करी, ठीक है। अब आपने इस फंक्शन को यूज़ करना है, कैसे करेंगे, ऑब्जेक्ट लिखते हैं, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक है, A और डॉट डाल के उस फंक्शन को कॉल करेंगे, ठीक है। उस फंक्शन को कॉल करेंगे, क्लास वगैरह का नाम कुछ नहीं लिखना आपने, उस फंक्शन को कॉल करेंगे अपडेट और CGPA, ठीक है। अच्छा, शर्त ये है कि आपने उस ऑब्जेक्ट के लिए पहले क्लास को कॉल किया हुआ हो, जैसे फॉर एग्जांपल A इक्वल्स टू स्टूडेंट, ये काम हमने पहले किया हुआ है, तभी हम अपडेट CGPA वाली चीज़ यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं आपने कोई नया सा वेरिएबल बनाया और डायरेक्ट आप अपडेट CGPA, भाई बोलेंगे कहाँ है फंक्शन, सही है, तो वो तो क्लास के अंदर है ना फंक्शन, क्लास ही आपने कॉल नहीं करी किसी ऑब्जेक्ट के लिए, तो आप कहाँ से वो कर सकते हैं, सही है। तो क्या होगा, A डॉट अपडेट CGPA क्या करेगा, A लेके जाएगा अपडेट CGPA के पास, वो बोलेगा हाँ भाई लाओ, सेल्फ में डाल दिया उसने A को, भाई अब जो A है वो सेल्फ है, ठीक है। तो अब ये सारे काम A के लिए करेगा, ठीक है। अब उसके बाद यही चीज़ लिखने का एक और तरीका भी हो सकता है, अगर आपने एक D सेक्शन की लिस्ट बना ली थी, A B C D, उसमें सब कुछ सेव किया हुआ था, तो D की 0th पोजीशन पर A है, तो D और ब्रैकेट में 0 डॉट अपडेट CGPA, आप इस तरीके से करके भी कॉल कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखिए, हमने ये देख लिया है कि हमें अपनी जो चीज़ें हैं उनको किस तरीके से रिप्रेजेंट करना होता है। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है तो उसके साथ 4 पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन को हम लोग किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई भी काम किस तरीके से करवा सकते हैं, मतलब हमने ऊप्स का बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो देख चुके हैं। अब हम लोग सिंपल क्या करेंगे, हमें चीज़ों को जो है ना रिप्रेजेंट करना आ गया, अब हमें उनको ऑर्गेनाइज करने वाला पार्ट स्टार्ट करना है। अच्छा, एक चीज़ पहली जो हमने प्रॉब्लम लिखी थी कि हमें चीज़ों को रिप्रेजेंट करना नहीं आता, उसका सॉल्यूशन हम लोगों ने देख लिया है, ठीक है। हम लोग इसी तरीके से देखते रहेंगे, भाई ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, अब इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, सही है। तो यहाँ पे मैं हेडिंग डाल रही हूँ, हम लोग अब इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, मतलब कोड लिखेंगे, ठीक है। इम्प्लीमेंट करेंगे किन चीज़ों को, भाई हमें डाटा स्ट्रक्चर्स को इम्प्लीमेंट करना है, मतलब कि डाटा स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, डाटा को ऑर्गेनाइज करना, ठीक है, किसी भी डाटा को ऑर्गेनाइज करना है हमें, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डाटा ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। उसमें हम 2 चीज़ें पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले एक हम पढ़ेंगे स्टैक और एक पढ़ेंगे क्यू, ठीक है। और ये जो दोनों चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये हम लोग अभी लिस्ट की हेल्प से इम्प्लीमेंट करेंगे, और उसके बाद आगे जाके लिस्ट की हेल्प से नहीं करेंगे बल्कि ख़ुद से करेंगे, और वो हम देखेंगे कि किस तरीके से करते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम डिस्कस कर ले कि भाई हमारे पास स्टैक क्या होता है। तो बहुत ही सिंपल सी लॉजिक है, अगर हम बहुत सारी प्लेट्स जो है ना वो बहुत सारी प्लेट्स रखी हुई हैं एक के ऊपर एक, ठीक है, और हम उसमें और प्लेट्स जो हैं वो शामिल करते जा रहे हैं ऊपर से, ठीक है। तो जब हम बहुत सारी प्लेट्स और भी उसके ऊपर रख रहे हैं, तो जब हम प्लेट निकालेंगे वापस से, तो बताएं नीचे से निकालेंगे या ऊपर से निकालेंगे, तो हम लोग सबसे ऊपर वाली प्लेट निकालेंगे। तो इसका मतलब ये है कि आपने जो सबसे आखिर में डाटा एंटर किया है वो सबसे पहले निकल कर आते हैं स्टैक में, ठीक है, आप टॉप से चीज़ों को निकालते हो। तो ये स्टैक की लॉजिक होती है और हमें अब इसको इम्प्लीमेंट करना है।
अब देखिए, अगर आपसे स्टैक की एप्लीकेशन का पूछा जाए तो भाई हमें बताए कि जो हमारे पास मोबाइल में बैक बटन होता है या फिर कहीं पर भी, तो बैक बटन से क्या होता है कि आपने जब सारी एप्लीकेशंस खोली हुई हैं, तो जो सबसे पहले खोली फिर उसके बाद खोली फिर उसके बाद खोली, तो जब बैक करते हैं तो आपकी वो वाली एप्लीकेशन खुल के आती है जो आपने सबसे आखिर में खोली थी, सबसे पहली वाली नहीं आती। ठीक है, उसी तरीके से वो पीछे पीछे जाता जाता है, तो ये स्टैक की एप्लीकेशन है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम रिकर्जन की बात करें तो रिकर्जन का भी यही मतलब है कि आपने फंक्शन को कॉल करा वापस से, फिर वो सबसे पहले दफ़ा में नहीं जाएगा बल्कि वो लास्ट दफ़ा में जाता है। तो ये रिकर्जन भी जो है ना स्टैक की एप्लीकेशन है, और आपको इन दोनों को अपने अल्फाज में लिखना आना चाहिए अगर पेपर में आ जाए तो। ठीक है, अब हम स्टैक का कोड इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। हम लोग पहले स्टैक की क्लास को समझेंगे। ठीक है, एक स्टैक की क्लास बनाएंगे और उसमें बहुत सारे फंक्शन होंगे, मतलब डाटा को एक्सेस करने का और डाटा को डालने का, मतलब प्लेट्स को रखते जाने का और प्लेट्स को निकालने का। ठीक है, ये सारे फंक्शन हम देखेंगे। उसके बाद कुछ टास्क करेंगे जिसमें हम स्टैक क्लास को यूज़ कर रहे होंगे। अच्छा, अब देखिए मैंने यहाँ पे एक स्टैक नाम की क्लास बनाई है। ठीक है, उसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस हैं। सबसे पहला तो फंक्शन हमने डिस्कस किया था इनिट का ही होता है, जिसमें हम इनिशियलाइज़ करते हैं। तो वो जो स्टैक है, जो एक बंडल है, मैं उसको आपकी आसानी के लिए बंडल कह देती हूँ। एक वो जो बंडल है मैंने उसको इनिशियलाइज़ कर दिया कि भाई यहाँ पे एक बंडल पड़ा हुआ होगा। ठीक है, अब देखें सेल्फ हमने देना ही था। ठीक है, सेल्फ वो जो भी बंडल है जिसका हम नाम रखेंगे। पहला बंडल प्लेट्स का बना रही हूँ, मैंने उसको फॉर एग्जांपल कह दिया भाई ए। ठीक है, तो या किताबों का कह लें, बुक्स बहुत सारी मैं एक बंडल में रख रही हूँ, तो मैंने वो जो बुक्स का बंडल है उस पूरे बंडल को ए का नाम दिया। तो सबसे पहले सेल्फ गया भाई ए। ठीक है, ए डॉट स्टैक मतलब एक बंडल बन गया। अब वो बंडल कैसे बनेगा, मतलब पहले से तो बुक्स अभी हमने उसमें डाली नहीं, तो एक एम्प्टी लिस्ट बना दी हमने कि भाई इसमें बहुत सारी चीज़ें आती जाएंगी। तो लिस्ट मैंने रख दी। ठीक है, एम्प्टी है, ब्रैकेट के अंदर कुछ नहीं रखा, और उसको सेल्फ डॉट स्टैक मतलब कि वो जो बंडल बनाया है ए डॉट स्टैक बनाया है ए का, उसमें हमने उस एम्प्टी लिस्ट को सेव कर लिया है। अभी इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब स्टैक काम क्या करेगा, स्टैक उन बुक्स को ऊपर रखता जाएगा और निकालता जाएगा ऊपर से ही। ठीक है, तो वो जो रखते जाने वाले फंक्शन है, रखना जाना, ठीक है, उसको हमने नाम दिया है पुश का, और वो जो हम निकालेंगे उसको हमने नाम दिया है पॉप का। ठीक है, अब देखें, पुश हमने फंक्शन का नाम दिया है, सेल्फ तो हमने पास किया ही। वो जो ए है, वो जो पहला बंडल है बुक्स का, उसको मैंने ए किया है। ठीक है, और उसको मैं कोई ना कोई वैल्यू दूंगी। ठीक है, कोई ना कोई बुक दूंगी मतलब। ठीक है, तो हमने कोई भी वैल्यू दी। अब क्या किया हमने भाई, सेल्फ डॉट मतलब ए डॉट वो जो स्टैक है, ए डॉट स्टैक वो जो बंडल है। ठीक है, उसमें इंसर्ट कर दो, मतलब डॉट इंसर्ट। मुझे लिस्ट के फंक्शंस का यूज़ करना था, तभी मैंने यहाँ पे लिस्ट को यूज़ किया, क्योंकि हमें पहले से फंक्शन नहीं बनाने आते कि इंसर्ट कैसे करूँ मैं, डिलीट कैसे करूँ, ये सारे काम कैसे करूँ। हम बनाना सीखेंगे कि हमें कैसे करने हैं ये सारे काम, मगर अभी हमें नहीं आते बनाना। तो सेल्फ डॉट स्टैक डॉट इंसर्ट मतलब कि ए डॉट स्टैक में उस ऑब्जेक्ट में इंसर्ट कर दो, डॉट इंसर्ट कर दो। ठीक है, वो जो इंसर्ट करेंगे सबसे पहली जो पोजीशन है वो 0 पोजीशन है, 0 पोजीशन पे इंसर्ट करो भाई। ठीक है, और क्या करो, कॉमा इंसर्ट किसको करना है, उस वैल्यू को करना है ना। तो वैल्यू मतलब कि ये आपका लिस्ट का फंक्शन होता है। पाइथन का सिंटेक्स होता है कि आपने सबसे पहले पोजीशन लिखनी होती है, उसके बाद जो इंसर्ट करना होता है उसकी वैल्यू लिखनी होती है। ठीक है, या उस नंबर लिखना होता है जो भी। ठीक है, तो 0 पोजीशन पे वो वैल्यू जाके इंसर्ट हो जाएगी। ठीक है, अब क्या हुआ भाई, अब हम पॉप का फंक्शन बना रहे हैं, मतलब कि पॉप का फंक्शन क्या करेगा, उसको निकालेगा, रिमूव करेगा। अब मैं अभी रिमूव की बात नहीं करूँगी, पहले मैं बात करूँगी कि भाई आपने इंसर्ट किया। ठीक है, ये हमेशा इंसर्ट पता है कहाँ कर रहा है, ये हमेशा इंसर्ट करेगा 0 पोजीशन पर ही, क्योंकि मैंने यहाँ पे 0 ही लिखा है। ठीक है, तो अगर मेरे पास फॉर एग्जाम्पल दूसरा डाटा आता है, तो वो क्या करेगा भाई, 0 पोजीशन पर ही उसको इंसर्ट करेगा, तीसरे को भी 0 पोजीशन पर ही इंसर्ट करेगा। मतलब कि आपके पास जो पहले वाले नंबर होंगे ना वो आगे आगे होते जाएंगे। सही है, वो आगे आगे होते जाएंगे। अब पॉप को थोड़ा सा समझते हैं। अभी जब हम कोड लिखेंगे, चीज़ों को देखेंगे प्रैक्टिकली तो समझ आ जाएगा। ठीक है, पॉप का क्या मतलब है, आपने फॉर एग्जांपल पहले नंबर डाला था 1, वो चला गया 0 पोजीशन पे, फिर आपने नंबर डाला 2, फिर वो चला गया 0 पोजीशन पे, 1 आगे हो गया। ठीक है, फिर आपने नंबर डाला 3, वो चला गया 0 पोजीशन पे और 2 आगे हो गया। मतलब आपने आखिरी में कौन सा नंबर डाला, आखिरी में आपने 3 डाला, जो कि किधर गया, 0 पोजीशन पर गया। तो मुझे 3 को ही एक्सेस करना है। स्टैक यही तो करता है,
आखिरी वाली चीज़ को ही एक्सेस करता है। तो मैंने प्रिंट कराना है, एक्सेस का मतलब मुझे वो चाहिए चीज़, प्रिंट कराना है ना, प्रिंट। तो प्रिंट करा दिया हमने सेल्फ डॉट स्टैक में से 0 पोजीशन वाले को, लिस्ट में 0 पोजीशन वाले को एक्सेस करना है तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 0 लिखूंगी, ठीक है, सिंपल। अच्छा, उसको रिमूव भी तो करेंगे, वरना अगली दफ़ा में जब पॉप कराएंगे तो वो वापस 3 दे देगा, बोलेगा भाई 3 है, ठीक है, नहीं भाई 3 को रिमूव भी करो, एक्सेस कर लिया ना बस, ठीक है। तो रिमूव करने के लिए हमने इसके रिमूव फंक्शन का यूज़ किया और आगे जो रिमूव कराना होता है उसको लिख देते हैं। तो सेल्फ डॉट स्टैक और स्क्वायर ब्रैकेट में 0 लिख दिया, मतलब कि 3 को एक्सेस कर लेगा और उसको वहाँ से हटा देगा, रिमूव कर देगा। अब जब अगली दफ़ा मैं इससे कोई बुक मांगूंगी तो वो 2 देगा मुझे, अगली दफ़ा मांगूंगी तो 1 देगा, ठीक है, फिर लिस्ट ख़त्म हो जाएगी। और मैंने यहाँ पे एक और फंक्शन बनाया है शो स्टैक का, कि मुझे शो भी करो कि वो जो स्टैक है वो उसमें अभी क्या पड़ा हुआ है, ठीक है। तो प्रिंट कर दो सेल्फ डॉट स्टैक, वो जो स्टैक है, वो जो लिस्ट है वो प्रिंट कर दो, ठीक है, ऊपर जो हमने इनिशियलाइज करी थी पहले फंक्शन में, सही है। अब इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली एक कोड के ज़रिए समझते हैं, क्लास को बाहर से कॉल करते हैं कि इसमें होगा क्या। अब देखिए भाई, हमने क्लास के बाहर ना एक ऑब्जेक्ट बनाया, मतलब मैं एक बंडल बना रही हूँ जिसमें क्या करूँगी मैं, जो है ना बहुत सारी बुक्स से ही समझना ईजी है तो इसलिए मैं कह रही हूँ, ठीक है। S1 स्टैक 1 बनाया मैंने, ये एक ऑब्जेक्ट बन गया किसका भाई, स्टैक क्लास का, ठीक है। इसी तरीके से मैं बहुत सारे बंडल्स बना सकती थी, ठीक है। अब देखिए S1 में मैंने क्या करा भाई, S1 में मैं अब बुक्स डालती जाऊँगी, नंबर्स डालती जाऊँगी। फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, सबसे पहले पुश कराया 42 को, तो भाई इसने पुश फंक्शन को कॉल किया, अभी हमने देखा था पीछे के फंक्शन को कैसे कॉल करते हैं, इसलिए डॉट पुश लिख दिया है मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो वो जो एम्प्टी लिस्ट पहले ही इनिशियलाइज हो चुकी थी पहले स्टेप में S1 इक्वल्स टू स्टैक में, ठीक है, वो इनिशियलाइज हो चुकी थी लिस्ट। सिंपल क्या हुआ, 42 उस लिस्ट में जाके पहली पोजीशन पे चला गया। अब हमने वापस पुश कराया तो क्या हुआ, 73 जो है ना वो अब पहली पोजीशन पर गया, और ये लिस्ट की क्वालिटी होती है, अगर हम पहली पोजीशन पे किसी को डाल दें तो वो बाकी सारे नंबर्स को आगे कर देती है, ठीक है, पाइथन में ये क्वालिटी है। तो उसने 42 को आगे कर दिया। इसी तरीके से क्या हुआ, अब मैं क्या करूँगी, शो स्टैक करूँगी, मतलब मैं देखना चाह रही हूँ मेरा स्टैक किस तरीके का दिख रहा है। शो स्टैक को कोई आर्ग्यूमेंट नहीं चाहिए, ठीक है, तो मैंने इसलिए ब्रैकेट को खाली रखा है। पुश को आर्ग्यूमेंट चाहिए था, देखिए पुश को दूसरे वाले फंक्शन में चेक करें ना, पुश जो है दूसरा फंक्शन, उसमें वैल लिखा हुआ है ना, तो मतलब इसको कोई आर्ग्यूमेंट चाहिए। पॉप को भी कोई आर्ग्यूमेंट नहीं चाहिए, क्योंकि पॉप हमेशा जो आखिरी में आप देंगे वही वापस करेगा, ठीक है। अब मैंने सिंपल पॉप को कॉल किया तो पॉप ने क्या करा, इसने हमें 73 रिटर्न किया, क्योंकि 0 पोजीशन पर 73 था और हमने अभी आखिर में 73 ही डाला है। जब उसके बाद आप वापस से शो स्टैक का फंक्शन को कॉल करेंगे तो ये हमें सिर्फ क्या देगा भाई, ये हमें 42 देगा, क्योंकि सिर्फ 42 बच गया लिस्ट में, इसने 73 को पॉप वाले फंक्शन ने क्या किया था, रिमूव भी कर दिया था। इस तरीके से हमने ये स्टैक की क्लास बनाई, सही है, और हम डाटा को अपने इस तरीके से मैनेज भी कर सकते हैं, सही है। अब हम जो है ना क्यू को समझ लेते हैं कि उसकी क्लास किस तरीके से बनेगी। अगर स्टैक समझ आ गया है तो क्यू इतना डिफरेंट नहीं है, वो भी बिल्कुल इसी के जैसे, बस एक चीज़ डिफरेंट है, वो ये कि हमें पता है कि भाई क्यू क्या होती है। स्टैक का फंक्शन ये होता था कि भाई उसमें हम जो भी डाटा डालते जाएंगे तो जो आखिरी में डाटा होगा हमें वो देगा। क्यू एक लाइन होती है, लाइन में बहुत सारे लोग लगे हुए होते हैं, तो सबसे पहले बारी जो है वो आखिरी वाले की नहीं आती बल्कि पहले वाले की आती है। तो क्यू जो है वो हमें पहला वाला डाटा जो है ना वो रिटर्न करता है, मतलब जो पहले हम डाटा उसको देंगे वो सबसे पहले उसको एक्सेस करेगा, सही है। तो अब मैं यहाँ पे ना क्यू की क्लास बना रही हूँ, तो इसका कोड देख लेते हैं। अच्छा, अब देखिए आपको कुछ चीज़ें जहन में रखनी है, वो ये कि हमने स्टैक में 2 मेन फंक्शंस पढ़े थे, पुश और पॉप, ठीक है। अब आप उन फंक्शंस का नाम तो अपनी मर्ज़ी से कुछ भी रख सकते हैं, मगर कुछ चीज़ें होती हैं स्टैंडर्ड, तो आपको उसको उसी तरीके से लेके चलना होता है। तो आपके पास जो पुश और पॉप होते हैं वो हमेशा से स्टैक के फंक्शन कहलाते हैं, जब आगे भी हम लोग देखेंगे ना तो यही नाम यूज़ कर रहे होंगे। और क्यू में जो हमारे पास फंक्शंस होते हैं वो होते हैं एन क्यू और डी क्यू, ठीक है। एन क्यू का मतलब क्या होता है, उस लाइन में लोगों को लगाते जाना, मतलब डाटा को एंटर करते जाना। और डी क्यू का मतलब क्या होता है, डी क्यू का मतलब ये होता है उसको एक्सेस करते जाना, मतलब हमेशा पहली वाली चीज़ एक्सेस होगी तो वो डी क्यू कहलाती है। अब देखिए एक क्लास हमने बनाई है क्यू नाम की, हमने सबसे पहले उसको इनिशियलाइज़ किया सेल्फ डॉट क्यू, वही एम्प्टी लिस्ट हमने एक जो है ना बना ली, बिल्कुल वही चीज़, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ भाई, एन क्यू नाम का एक फ़ंक्शन बनाया। एन क्यू का मतलब हमने लोगों को लगाते जाना है, मतलब कोई ना कोई वैल्यू देते जाना है, मतलब इसके पास एक आर्ग्यूमेंट होना चाहिए जो कि है हमारा डाटा। पहले था वैल्यू, आप वैल्यू भी रख सकते थे, कोई मसले की बात नहीं है, ठीक है। मतलब कि उस लिस्ट में ना आप ऐड करते जाएँ, अपेंड करते जाएँ, पीछे पीछे लगाते जाएँ,
चीज़ों को, ठीक है, वैल्यूज़ को पीछे पीछे लगाते जाएं लाइन के। पहले हम स्टैक में क्या करते थे, हमेशा पहली पोजीशन पर लगाते थे ताकि हम वहीं से एक्सेस कर लें, मगर यहाँ पे ऐसा कोई मसला नहीं है। यहाँ पे हमेशा आपको पहली पोजीशन वाला ही एक्सेस करना है। तो आप जो है ना डाटा को पीछे पीछे लगाएंगे, लाइन के पीछे पीछे लोगों को लगाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से डी क्यू में क्या करेंगे भाई, हम डी क्यू में हमें कोई डाटा देने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि क्यू जो है वो हमें डाटा रिटर्न करके देगी। हमने हमेशा क्या करना है, लाइन में जो सबसे पहली पोजीशन पर होगा, मतलब 0th पोजीशन पर, उसे एक्सेस करना है। तो उसे हमने प्रिंट करा दिया और फिर उसे ही रिमूव भी करा दिया। अगर आपको स्टैक समझ आ गई थी तो इसको समझना आपके लिए कोई मुश्किल बात नहीं है, ठीक है। अब देख लेते हैं कि किस तरीके से होगा। सबसे पहले मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगी, मतलब मुझे एक लाइन क्रिएट करनी है जो कि अभी होगी एम्प्टी। तो मैंने उस लाइन को नाम दे दिया Q1 का, और उसके लिए Q क्लास को मैंने कॉल किया है। इसको कैपिटल बनाना था क्योंकि क्लास में कैपिटल रखा है, ठीक है। Q क्लास को कॉल किया, ये जो Q1 है ये ऑब्जेक्ट बन गया, और ये जो Q है ये हमारे पास क्लास है। अब ये इनिशियलाइज हो चुकी है, मतलब एक एम्प्टी लिस्ट बन चुकी है। अब हमने इसके ऑब्जेक्ट डॉट और वो फंक्शन को कॉल किया, जैसे कि हमने पहले सिंटैक्स देखा था फंक्शन को कैसे कॉल करते हैं। और NQ के लिए हमें डाटा देना होता है, आर्गुमेंट देना होता है, वरना कोड नहीं चलेगा। तो 43 हमने लिस्ट को दे दिया। अब उसने क्या किया कि अपेंड कर दिया लिस्ट के अंदर, मतलब कि ऐड करते जाएगा वो 43 को, अभी उसने लिस्ट में ऐड कर दिया। फिर हमने NQ के फंक्शन को कॉल किया और 23 को ऐड करा दिया। फिर हमने NQ के फंक्शन को कॉल किया और यहाँ पे एक और नंबर जो कि 33 है, हमने उसको ऐड करा दिया। मतलब कि हमारे पास 43, 23, आपने जैसे पहले शो स्टैक वाला बनाया था ना, उसी तरीके से आप शो क्यू वाला फंक्शन भी बना सकते हैं, ठीक है। सिंपल प्रिंट करा देंगे सेल्फ डॉट क्यू को, सही है। अच्छा, ये प्रिंट होके आ जाएगा 43, 23, 33। आप डी क्यू कराएंगे, डी क्यू कैसे कराएंगे भाई, डी क्यू जैसे कराएंगे तो वो आपको 0 पोजीशन मतलब 43 वाला दे देगा, जो आपने सबसे पहले दिया था, सबसे पहली लाइन पर दिया था। तो इस तरीके से करके हमने 2 इम्प्लीमेंटेशन देखी डाटा स्ट्रक्चर्स की। एक हमारे पास था स्टैक और एक था हमारे पास क्यू। अब हम क्या करेंगे कि भाई अब एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम देखेंगे, ठीक है। 2 टास्क मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, इसमें से एक टास्क हम लोग खुद करेंगे, एक आप लोग करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो समझ आ चुका होगा, कोई मसला नहीं होगा। दोनों एक जैसे, बस एक में स्टैक का यूज़ होगा, एक में क्यू का यूज़ होगा। स्टैक से हम लोग क्या करेंगे, बुक्स का डाटा मैनेज करेंगे, जो लाइब्रेरी में बुक्स होती हैं, मतलब हमें ऑथर के टाइटल के नाम और वो सारी चीज़ें मैनेज करनी है। और क्यू से हम लोग स्टूडेंट्स का डाटा मैनेज करेंगे। तो ये 2 चीज़ें हमें देखनी है कि हम किस तरीके से करेंगे। तो अब हम वो देख लेते हैं। अच्छा, अब देखें, जो हमारे पास पहला टास्क था वो ये था कि हमें बुक्स के डाटा को मैनेज करना है स्टैक की हेल्प से। मतलब कि इसको थोड़ा सा समझें कि हमें करना क्या है। मुझे ना बहुत सारी मेरे पास बुक्स होंगी, ठीक है, एक लाइब्रेरी है, उसमें बहुत सारी बुक्स हैं। हर बुक का अपना ऑथर है, हर बुक का अपना टाइटल है, हर बुक की अपनी प्राइस है, ठीक है। तो ये जो 3 चीज़ें हैं ये मुझे हर बुक की अलग अलग सेव करनी है। तो एक बात तो जहन में आ गई कि एक क्लास तो बुक की ही बन जाएगी जिसमें ये चीज़ें सेव करूँगी मैं, ठीक है। बुक की क्लास बनेगी जिसमें बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स बनाऊंगी, मतलब कि अलग अलग बुक्स होंगी मेरे पास, तो हर बुक के लिए अपना ऑब्जेक्ट होगा जिसमें हम लोग उसके ऑथर और टाइटल और ये सारी चीज़ें क्लास की हेल्प से सेव कर रहे होंगे। और हमें इसको स्टैक के ज़रिए मैनेज करना है, मतलब कि मेरे पास एक ऐसी लाइब्रेरी जिसमें मैं बुक्स तो रखती जाती हूँ, मगर मेरे पास आखिरी में मैंने जो बुक रखी है ना, मैं उसी को निकाल सकती हूँ। तो स्टैक की मदद से ही सारा काम करना है, मतलब कि एक क्लास स्टैक की बनेगी, सही है। और मैं ये चाहती हूँ कि भाई मेरा जो यूज़र है ना वो बुक्स का डाटा एंटर करता जाए, और जब वो एक्सेस करे तो उसने जो आखिरी में बुक एंटर करी हो वो एक्सेस कर सके। तो ये हमें टोटल काम करना है, हमने इस काम को समझ लिया। मतलब कि एक जो क्लास होगी वो स्टैक की होगी, एक क्लास बुक की होगी। तो अब ये अज्यूम कर लें आप लोग कि स्टैक क्लास में लिख चुकी हूँ, पूरा जो पिछला वाला स्टैक क्लास का कोड है ना वो एज इट इज़ अपने पास कॉपी कर लें, ठीक है। अब मैं दूसरी क्लास का कोड बना रही हूँ जो कि बुक क्लास का है, ठीक है। स्टैक क्लास का हम पीछे लिख चुके हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे वापस नहीं लिखा, ठीक है। अब हम लोग बुक क्लास का कोड लिख रहे हैं, तो अब वो देख लें। अच्छा, अब देखें, मैंने यहाँ पे एक बुक नाम की क्लास बनाई है, ठीक है, जिसमें मैंने हर बुक का क्या करना है, ऑथर का नाम, टाइटल, सब्जेक्ट और प्राइस, ये सारी चीज़ें सेव करनी है। तो ये बिल्कुल वैसा ही कोड है, हम लोग पहले देख चुके हैं। हमें सबसे पहले एक फंक्शन बनाना पड़ता है इनिशियलाइज़ करने के लिए, इनिट नाम का। हम सेल्फ देते हैं, मतलब कि हर बुक अलग अलग होगी। पहली बुक ए है, दूसरी बुक बी है, तो वो जो सेल्फ है पहली दफ़ा में ए होगा, दूसरी दफ़ा में बी होगा, तीसरी दफ़ा में सी होगा, ठीक है।
उसके बाद क्या हुआ भाई, हमने उसको हर बुक को टाइटल देना है, तो मैं एज आर्ग्यूमेंट टाइटल पास करूँगी, ऑथर देना है, सब्जेक्ट देना है और प्राइस देना है। तो ये सारी चीज़ें बाहर से आएंगी, जो यूज़र देगा ना डाटा, यूज़र यही देगा। ब्रैकेट के अंदर ये 4 चीज़ों से लाजमी देनी है, तभी ये क्लास चल पाएगी। ठीक है, वो जो टाइटल आया हमने उसको ए डॉट टाइटल में सेव किया पहली दफ़ा में, ऑथर आया हमने उसको सेल्फ डॉट ऑथर मतलब कि ए डॉट ऑथर में सेव किया। अब मुझे अगर पहली बुक का ऑथर को एक्सेस करना है तो मैं क्या करूँगी, प्रिंट ए डॉट ऑथर। ठीक है, इसी तरीके से सब्जेक्ट आया वो ए डॉट सब्जेक्ट में सेव हो गया, और प्राइस आया वो ए डॉट प्राइस में सेव हो गया। उसके बाद हमें इन्फो डिस्प्ले करना पड़ेगा, मतलब एक्सेस कर रहे हैं ना, एक्सेस का मतलब क्या होता है, डाटा को एक्सेस करना मतलब प्रिंट कराना। ठीक है, तो हमें सिंपल, मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया है डिस्प्ले इन्फो नाम का, और उसमें अब देखें इन्फो को डिस्प्ले करने के लिए, मतलब ये एक फंक्शनैलिटी है, उसका काम है कि वो डिस्प्ले करता है, उसको कुछ चाहिए नहीं है काम करने के लिए। तो यहाँ पे कोई आर्ग्यूमेंट नहीं पास होगा, बल्कि सिर्फ सेल्फ लिख दिया मैंने। ठीक है, सिंपल क्या हुआ, प्रिंट सेल्फ भी क्यों, क्योंकि आगे हम सेल्फ डॉट टाइटल, सेल्फ डॉट ऑथर ये सब कुछ यूज़ कर रहे हैं, सेल्फ आया है। ठीक है, तो इसलिए मुझे सेल्फ ब्रैकेट के अंदर लिखना पड़ा। सिंपल देखिए मैंने प्रिंट करा दिया चारों चीज़ों को। अब ये प्रिंट का अगर आपको ऐसे लंबा लग रहा है कि भाई ये 4 दफ़ा प्रिंट क्यों लिखा है, तो बैकस्लैश n करके भी आप कर सकते हैं अलग अलग लाइन में। मैंने सिर्फ आसानी के लिए, कोड समझाने के लिए बस इसको ऐसे लिखा है। ठीक है, द टाइटल ऑफ बुक, द ऑथर ऑफ बुक, ठीक है, द सब्जेक्ट और द प्राइस। अब एक क्लास तो देखिए बुक की हो गई, दूसरी क्लास स्टैक की होगी, तो वो यहाँ पे जो है ना मैं लिख देती हूँ शो करने के लिए। अब देखें सिंपल यहाँ पे मैंने क्या किया कि भाई स्टैक की क्लास भी लिख दी, क्योंकि हमें पता है, हम लोग शुरू में डिस्कस कर चुके हैं कि 2 क्लासेस मुझे क्यों चाहिए। अब सिंपल मैं क्या करूँगी, एक बुक, मैंने यहाँ पे बुक स्टैक, ये मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया है। ठीक है, और इसमें मैंने स्टैक क्लास को कॉल किया है। ठीक है, अभी मैंने बुक क्लास को कॉल नहीं किया, अभी मैंने स्टैक क्लास को कॉल किया है। मतलब एक स्टैक बनाने वाली हूँ मैं, स्टैक बन चुकी है जो कि बुक की स्टैक है। ठीक है, तो इसलिए मैंने उसका नाम जो है वो बुक स्टैक रखा है। अब देखिए होगा क्या, उस स्टैक में उस बुक्स को, वो जो बुक्स होंगी उसको हमने डालते जाना है। ठीक है, वो जो बुक्स होगी उनका डाटा कौन एंटर करेगा, यूज़र एंटर करेगा। तो कुछ वाइल लूप हमें लगाना पड़ेगा, कोई लूप लगा लेंगे हम। ठीक है, कि भाई जब तक ये हो यूज़र एंटर करता रहे डाटा। ठीक है, तो इस तरीके से हम वो लूप लिख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक लूप लिख लिया है। ठीक है, वाइल, और ये हमेशा ट्रू होगा। ठीक है, अब देखें ये कब ख़त्म होगा वो आगे देख लेंगे। हमने यहाँ पे प्रिंट कराया है भाई, सबसे पहले लाइन छुड़वाई, आप 1 सेलेक्ट करें अगर आपको कोई बुक ऐड करनी है, और अगर आपको कोई बुक व्यू और रिमूव करनी है। अब बीच में से तो हम नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि हम स्टैक की हेल्प से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो व्यू एंड रिमूव लास्ट बुक। ठीक है, और 3 है क्विट, मतलब कि जब जो यूज़र है वो 3 प्रेस करेगा तो ये लूप से बाहर आ जाएगा। मतलब कि 3 चॉइस जब उसने जो है ना प्रेस की होगी, तो ये लूप ब्रेक करना है, हमने ब्रेक का यूज़ करना है। ठीक है, सिंपल हमने क्या किया कि भाई अब हमने एक चॉइस नाम का वेरिएबल बनाया है, जिसमें उस यूज़र की चॉइस हम एंटर कराएंगे। सही है, हमने इनपुट कराई भाई एंटर योर चॉइस, हमने बता दिया कि अगर आप 1 करोगे तो क्या होगा, 2 करोगे तो क्या होगा, 3 करोगे तो क्या होगा। अब हमने कहा कि भाई इफ़ वो जो चॉइस है, वो जो वेरिएबल है उसमें 1 आ जाए, अगर यूज़र ने 1 एंटर किया हो तो क्या करो, मतलब यूज़र को बुक ऐड करनी है। तो बुक ऐड करने से पता है क्या मुराद है, बुक ऐड करने से मुराद है कि वो जो है ना टाइटल एंटर करेगा, ऑथर और सब्जेक्ट और प्राइस। हमने सबसे पहले उसको बोला भाई टाइटल एंटर करो, ऑथर एंटर करो, ये हमने एक वेरिएबल में सब कुछ कराया है, ये जो है ना सेफ। ठीक है, टाइटल इक्वल्स टू इनपुट एंटर टाइटल, तो ये टाइटल जो है ये एक वेरिएबल है। इसी तरीके से ये जो हमारे पास ऑथर है ये भी वेरिएबल है, जो दूसरी लाइन में। इसी तरीके से तीसरी लाइन में जो सब्जेक्ट है ये भी वेरिएबल है। हमने वो जो सब्जेक्ट है जो भी यूज़र ने एंटर किया उसको हमने सब्जेक्ट नाम के वेरिएबल में स्टोर कराया है। फिर प्राइस को भी हमने एक प्राइस नाम के वेरिएबल में स्टोर कराया है। फिर हमने एक न्यू बुक नाम का ऑब्जेक्ट बनाया है। अब ये जो न्यू बुक है ये ऑब्जेक्ट है, कैसे पता चला, इक्वल्स टू आगे बुक क्लास कॉल हुई हुई है। ठीक है, तो क्लास कॉल हुई है, इसके लिए ये ऑब्जेक्ट बन गया न्यू बुक, एक बुक बन गई अब नई, जिसमें हमने क्या पास किया, टाइटल, ऑथर, सब्जेक्ट और प्राइस, जो हमने वेरिएबल्स में यूज़र से ले लिए थे। ठीक है, सिंपल। अब क्या बोला भाई कि इसको स्टैक में पुश कर दो, ये जो न्यू बुक आई है इसको क्या करो, स्टैक में पुश कर दो। तो स्टैक का नाम हमने क्या रखा था, बुक डैश स्टैक रखा था, उसमें डॉट पुश। ठीक है, तो सिंपल हमने बुक डैश स्टैक नाम का जो ऑब्जेक्ट बनाया था स्टैक के लिए, अब उसके लिए हमने पुश फंक्शन को कॉल किया, क्योंकि हम न्यू बुक को पुश करें। और पुश किसको करें, न्यू बुक को, तो हमने ब्रैकेट के अंदर न्यू बुक लिख दिया है और प्रिंट करा देंगे बुक एडिड सक्सेसफुली। ठीक है, इस तरीके से आप 1-2 दफ़ा कोड को देखें, लिखें, आपको ये समझ आ जाएगा कि क्या लॉजिक अप्लाई हुई है। ठीक है, अब यूज़र ने अगर 2
प्रेस किया हो, ठीक है, तो हम बोल देंगे भाई एल्स इफ या एलिफ, जो है ना पाइथन में एलिफ कहते हैं, तो एलिफ अगर उसने जो है ना चॉइस उसकी 2 हो तो हमें रिमूव या फिर व्यू करनी है लास्ट बुक। तो हमें एक बात पता है, स्टैक की मदद से करें, और जब आखिरी वाला डाटा एक्सेस करना होता है तो पॉप फंक्शन का यूज़ होता है, तो अब हम पॉप करेंगे। अब देखिए सिंपल क्या हुआ कि भाई अगर यूज़र ने 2 प्रेस किया हो, उसकी चॉइस जो है वो 2 हो, तो एलिफ चॉइस इक्वल 2, ठीक है। तो क्या करो भाई, अगर जो है ना उस बुक वो जो स्टैक आपने बनाया है अगर उसकी लेंथ ही एम्प्टी हो, फॉर एग्जांपल यूज़र ने पहले ही 2 प्रेस कर दिया, भाई उसने कोई बुक डाली नहीं और वो बोल रहा है कि आखिरी बुक दिखाओ मुझे, ठीक है, तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता ना। तो इसलिए यहाँ पे एक कंडीशन लगाई है मैंने कि अगर वो जो बुक डैश स्टैक है, मतलब वो जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया है स्टैक की हेल्प से, वो जो एक बुक का स्टैक बनाया है, अगर उसकी लेंथ 0 हो, ठीक है, ये लिस्ट का फंक्शन है। मैं कैसे लिस्ट का फंक्शन यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि ये जो बुक डैश स्टैक है इसके लिए हमने स्टैक क्लास को कॉल किया और स्टैक क्लास के अंदर लिस्ट है, ठीक है। सिंपल क्या हुआ, अगर उसकी लेंथ जो है वो 0 हो तो प्रिंट कर दो स्टैक इज एम्प्टी, और एल्स मतलब कि लेंथ 0 नहीं है तो क्या करो, लास्ट डैश बुक नाम का एक वेरिएबल बनाओ, ठीक है, और उसमें क्या करो, पॉप फंक्शन को हमने जो है ना कॉल किया। पॉप फंक्शन का मतलब ये है कि वो जो भी डाटा हमें देगा ना, आखिरी बुक देगा, तो उसको लास्ट बुक में सेव करो, ठीक है, और फिर लास्ट बुक के लिए डिस्प्ले डॉट इन्फो कर दो, सही है, मतलब कि वो डिस्प्ले वाला फंक्शन। अब देखें सिंपल क्या होगा कि अगर 3 है तो 3 में मतलब प्रोग्राम एग्जिट करना है उसको, हमने उसको बोला था, तो ये लूप से बाहर आ जाना चाहिए, तो लूप से बाहर आने के लिए हमने यहाँ पे ब्रेक का यूज़ किया, ठीक है। और अगर ऐसा कुछ भी ना हो, यूज़र ने 1 2 3 एंटर नहीं किया बल्कि कुछ और एंटर कर दिया है, तो सिंपल हमने एल्स की एक कंडीशन लगा दी है कि भाई अगर यूज़र ने 1 2 3 के अलावा कुछ किया तो प्रिंट कर दो इनवैलिड चॉइस, प्लीज़ एंटर 1 2 3, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास ये कोड था और रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन थी ये लिस्ट की हेल्प से हमने इम्प्लीमेंट किया है, ठीक है। ये बात याद रखिएगा, लिस्ट की हेल्प से हुआ है, ये सारा काम आगे जाके लिस्ट की हेल्प से नहीं करेंगे हम, ठीक है। तो ये हो गया। अब आप दूसरा वाला कोड खुद से कर सकते हैं, क्यू वाला, ठीक है। एक क्यू क्लास बनाएंगे और आप एक जो है ना स्टूडेंट क्लास बनाएंगे और यही सारा काम करवाएंगे, स्टूडेंट का डाटा यूज़र से एंटर करा लेंगे, ठीक है, और उसको एक्सेस भी कर सकेंगे। इस तरीके से हमने ये देख लिया है। अब हम आगे से जो अपना लिंक लिस्ट का टॉपिक होगा उसको स्टार्ट करेंगे।